नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे आर्यन खान मामले में एनसीबी जांच अधिकारी की बढ़ती मुश्किलों की, यूपी में प्रियंका के बड़े ऐलान की, जानेंगे यूपी विधानसभा चुनावों से पहले क्यों वाराणसी पहुंचे मोदी, केंद्र से क्यों नाराज है पंजाब की सरकार, बात करेंगे पंजाब के किसानों की चुनावी तैयारी की, महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव के एनडीए नेताओं से सवाल की भी, और बुलेटिन में आखिर में बात भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा के बाद अब यूपी में भी कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटी टीएमसी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी अपने पिता के साथ टीएमसी में हुए शामिल। हाल ही में ललितेश पति त्रिपाठी ने छोड़ी थी पार्टी। अखाड़ा परिषद को मिल गया नया अध्यक्ष, महंत रविंद्र पुरी बनाए गए नए अध्यक्ष, महंत नरेंद्र गिरी की जगह बनाए गए नए अध्यक्ष। कांग्रेस का बड़ा आरोप, देश में चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में फेसबुक। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जेपीसी जांच की मांग। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामला अब राजनीतिक पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या आर्यन के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, या फिर सच में ही शाहरुख खान से पैसे उगाही की कोशिश में एनसीबी अधिकारी जुटे हुए हैं। वैसे एनसीबी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए जांच पर सवाल ही नहीं उठ सकते। लेकिन सवालों में तो एनसीबी के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ही आ गए हैं। क्रूज पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान अभी तक ऑथर रोड जेल में बंद हैं। उनके वकील लगातार उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनसीबी हर बार कोई न कोई पेच फंसा देती है। अब इस मामले में कल यानी मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अब आर्यन को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो कल पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले इस मामले में एक नया ही मोड़ आ गया है, जिसमें एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े ही फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस मामले के अहम गवाह प्रभाकर सैन ने एक हलफनामा देकर चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े खुद सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल प्रमुख समीर वानखेड़े और आर्यन खान मामले के अहम गवाह केपी गोसावी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि आर्यन खान मामले में पैसे की बड़ी डील हुई है। डील में 25 करोड़ मांगे गए थे, लेकिन ये फिक्स 18 करोड़ पर हुई। प्रभाकर का दावा है कि 18 करोड़ में से एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दिए जाने वाले थे। इन सभी आरोपों के बाद एनसीबी ने मुंबई की सेशन कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि एनसीबी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच को भटकाया जा रहा है। वहीं एनसीबी अधिकारी पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बाद कहा जा रहा है कि एनसीबी ब्यूरो इन सभी आरोपों की जांच करेगा। इन सभी आरोपों को लेकर वानखेड़े का कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वानखेड़े को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इस बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े को लेकर बड़ा खुलासा किया है। समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी जारी कर मलिक ने दावा किया कि वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई छुपाई है। अब इस मामले में क्या क्या सच छुपाया जा रहा है, इसकी जांच जरूरी है। तो अभी तक एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े आर्यन खान से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अब उन्हें खुद जवाब देने पड़ रहे हैं। उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। वानखेड़े सुर्खियों में दिख रहे हैं। तो वहीं यूपी में प्रियंका गांधी भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रियंका गांधी चुनावों को लेकर जो प्रतिज्ञाएं कर रही हैं, वो सुर्खियां बटोर रही हैं। और आज प्रियंका गांधी ने एक और प्रतिज्ञा की है, देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की एक और प्रतिज्ञा का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर किसी भी बीमारी के लिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। इससे पहले प्रियंका ने बाराबंकी में कांग्रेस की 6 प्रतिज्ञाओं का ऐलान किया था। प्रियंका ने ट्वीट किया, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब हालत सबने देखी है। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो, उसका 10 लाख तक का सरकारी इलाज फ्री में मिलेगा। कांग्रेस की घोषणाओं को देखकर साफ है कि कांग्रेस इस बार हर मुद्दे पर बारीकी से नजर बनाए हुए है और हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस किसान, महिला,
युवा हर किसी को लुभाने के लिए तो पहले ही घोषणा कर चुकी थी। अब प्रियंका ने स्वास्थ्य सेवाओं की बात करके बाकी जनता को भी साधने की कोशिश की है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव ने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मोदी योगी सरकार पर हमला बोला है। कल एक अखबार की खबर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, मोदी जी की सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार में, सरकारी संपत्तियां बिक रही मोदी सरकार में, पेट्रोल के रेट एक साल में सबसे ज्यादा बढ़े मोदी सरकार में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के दौरे पर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की है। प्रियंका गांधी यूपी में कैंप किए हुए हैं। वो प्रदेश के हर जिले में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका के दौरे से कांग्रेस में उत्साह है तो बीजेपी की हालत खराब होती दिख रही है और शायद इसी जमीनी हकीकत का अंदाजा बीजेपी को भी हो गया है। इसलिए पीएम मोदी को खुद पार्टी के प्रचार की कमान संभालनी पड़ रही है। 3 महीने में ही पीएम 5वीं बार वाराणसी पहुंचे हैं। उनका आना जरूरी भी था क्योंकि प्रियंका गांधी 9 अक्टूबर को वाराणसी आई थी। लड़ाई जमीन की है। कहते हैं कि अगर देश को जीतना है तो यूपी को जीतना होगा। वहीं यूपी में जीत हासिल करनी है तो फिर पूर्वांचल को जीतना जरूरी है। बीजेपी भी पिछले 3 चुनावों से इसी फॉर्मूले को आजमाते हुए जीत हासिल कर रही है और अब इस रणनीति के तहत बीजेपी बड़े कार्यक्रम कर पूर्वांचल में चुनावी माहौल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी की नजर पूर्वांचल पर है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 9 चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की तस्वीर खराब कर दी थी, बीमारियों की वजह से बीमार कर दिया था। वहीं यूपी पूर्वी भारत को सेहत का नया उजाला देने वाला है। पिछली सरकारों की प्राथमिकता अपने लिए कमाना होता था, वहीं उनकी सरकार की प्राथमिकता गरीब का पैसा बचाना, गरीब के परिवार को मूलभूत सुविधाएं देना है। पीएम ने अपने संबोधन में बार बार पूर्वांचल का नाम लेकर ये साबित कर दिया कि पार्टी का फोकस यहीं टिका है। इसके पीछे वजह भी बेहद साफ है। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं। यहाँ विधानसभा की 156 सीटें हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। सहयोगी दलों को मिलाया जाए तो ये आंकड़ा 128 है। वहीं समाजवादी पार्टी को 18, बसपा को 12, अपना दल को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। यानी साफ है कि यूपी का दिल पूर्वांचल में ही धड़कता है। इसलिए यूपी में सारी विरोधी पार्टियां पूर्वांचल में अपनी ताकत आजमा रही हैं। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और छोटे दल के साथ ओवैसी भी पूर्वांचल को अपना केंद्र बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर मोदी के जरिए पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गई है। राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई यूपी में ही नहीं पंजाब में भी चल रही है, लेकिन यहाँ केंद्र के एक कानून को लेकर नई लड़ाई शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा पर बीएसएफ के अधिकार दायरे को बढ़ा दिया था, जिसे लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने एक साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब में साल 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दलों ने यहां प्रचार भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस, आप, अकाली, बीएसपी गठबंधन की ओर से लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ, बीजेपी जरूर यहां राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रही है क्योंकि बीजेपी को किसानों का डर लग रहा है और किसान भी बीजेपी के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को होने नहीं दे रहे हैं। इस बीच केंद्र की बीजेपी सरकार ने पंजाब को एक और मुश्किल में डाल दिया है, जिसके खिलाफ सभी राजनीतिक दल लामबंद हो गए हैं। दरअसल पंजाब में बीएसएफ की जांच का दायरा जो पहले 15 किलोमीटर था, उसे केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। पंजाब के अधिकांश जिले बॉर्डर से सटे हुए हैं, इसीलिए पंजाब का आधा हिस्सा इस नियम के चलते बीएसएफ के अधीन आ गया है। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ आज राज्य के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में राजनीतिक दलों ने केंद्र के फैसले का खुलकर विरोध किया। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी बताया। साथ ही इस फैसले को एक तरफा और अलोकतांत्रिक भी करार दिया। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि इस अधिसूचना को अगर
वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ पंजाब विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। इस सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, लोक इंसाफ पार्टी और शिरोमणि अकाली दल यूनाइटेड के कई नेता ने बीएसएफ सीमा क्षेत्र के विरोध में सुर मिलाए। इस बैठक में बतौर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी ने बुलावा भेजे जाने के बावजूद इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब हैं और चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने राज्य में कांग्रेस को बड़ा मुद्दा थमा दिया है। वैसे कृषि कानून तो पहले से ही पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए थे। पंजाब में किसानों के आंदोलन का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, लेकिन अब पंजाब में एक नए राजनीतिक दल की एंट्री होने वाली है और खास बात यह है कि ये दल किसानों का होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन का केंद्र बन गया है, तो वहीं पंजाब वो पावर हाउस बना हुआ है जहां से इस आंदोलन को सबसे ज्यादा ताकत मिल रही है। पंजाब में 3 महीने में ही विधानसभा चुनावों का भी ऐलान होना है और पंजाब के बारे में ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जिस ओर किसान जाएगा सरकार उसकी ही बनेगी। ऐसे में कई किसान संगठन ये सवाल कर रहे हैं कि जब सरकार किसानों को बनानी है तो फिर किसानों की ही सरकार क्यों न बने। वैसे किसान संगठनों द्वारा बनाया गया संयुक्त किसान मोर्चा साफ कर चुका है कि उनकी लड़ाई हक की लड़ाई है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई फसलों की एमएसपी की है और इसे लेकर गैर राजनीतिक तरीके से उनकी लड़ाई चलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ना तो राजनीतिक मैदान में उतरेगा और ना ही किसी राजनेता को अपने मंच का इस्तेमाल करने देगा, लेकिन अब किसानों ने राजनीतिक मैदान में उतरने का मन बना लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों की सियासी पार्टी बनाने के संकेत दे दिए हैं। चढ़ूनी ने दावा किया कि संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ संगठन उनके साथ हैं। हाँ, अधिकांश संगठन जरूर राजनीतिक दल बनाने के विरोध में है, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा और इसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन जिस राजनीतिक दल का गठन करेगा उसके सभी उम्मीदवार किसान ही होंगे। पार्टी को लेकर रायशुमारी की जा रही है। चढ़ूनी ने कहा कि बिना राज के धर्म भी नहीं चल सकता है। हम लोग तो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। आज ये हालात हो चुके हैं कि वोट होने के बावजूद पार्टी सत्ता में नहीं है। जिनके पास वोट नहीं है वो सत्ता चला रहे हैं। किसानों के पास वोट है लेकिन फिर भी वह अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि जिनके पास वोट नहीं है वो कॉरपोरेट घराने देश पर राज कर रहे हैं। इसके साथ ही चढ़ूनी ने ये भी कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा को हरियाणा की ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए था। चढ़ूनी ने सियासी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि यदि चढ़ूनी ने राजनीतिक दल बनाया तो उनके साथ भी वो ही बर्ताव होगा जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ हो रहा है। चढ़ूनी के फैसले से संयुक्त किसान मोर्चे में भी चिंता दिख रही है। चिंता में नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं। दरअसल बिहार में जिन 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 10 महीने पहले वहां जेडीयू को जीत मिली थी। 1 साल के अंदर ही वहां चुनाव हो रहे हैं और विपक्ष चुनावों में जेडीयू को घेर रहा है। खासतौर पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान के आसमान पर हेलीकॉप्टर तेजी से मंडराने लगे हैं। एक नेता चुनाव प्रचार करके जाता है तो थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर पर सवार होकर दूसरा नेता पहुंच जाता है। चुनावी वादों और दावों को लेकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिशें हो रही हैं। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में हर दल जीत का दावा कर रहा है। जेडीयू का दावा है कि ये दोनों सीटें 2020 के विधानसभा चुनावों में उसे मिली थी और इस बार भी यहाँ जेडीयू ही जीतेगी। तो वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि 1 साल से भी कम समय में जनता के सामने नीतीश सरकार की पोल खुल गई है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार जनता के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा और जेडीयू के महबूब नेता अपनी महबूबा महंगाई के बारे में बात करने से शर्माते क्यों हैं? तेजस्वी ने कहा कि 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोनों ही सीटों पर जेडीयू के विधायक हैं और 16 सालों से राज्य में जेडीयू का ही सीएम है। इसके बाद भी तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर विकास न के बराबर है। बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। और बुलेटिन के आखिर में अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ।
इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज कलाकार रजनीकांत को दिया गया। इन अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा 22 मार्च को ही कर दी गई थी। आइए जानते हैं इस दौरान किस किस को क्या सम्मान मिला। आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं को एक सम्मान समारोह में पुरस्कार दिए गए। भारतीय सिनेमा जगत में अपनी अदाकारी से सबका दिल जीतने वाले रजनीकांत को भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। रजनीकांत ने 46 साल पहले अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई धमाकेदार फिल्में दी। आज भी उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता है। आखिरी बार रजनीकांत रोबोट 2.0 में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। आज पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कंगना रनौत, मनोज वाजपेयी और धनुष को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। कंगना रनौत को उनकी 2 फिल्मों मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। वहीं मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले और धनुष को असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को हिंदी सिनेमा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया। फिल्म केसरी के सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड गायक बी पराग को मिला। इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया गया था, जिसमें इन सभी कलाकारों को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।